स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत बेसिक सी बात है कि सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यस सर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो सर इनमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, मेकिंग से लेके डिस्चार्ज तक पूरे फॉलो होंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है से लेके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का दिए हुए हैं कि सर बनने से खत्म होने तक जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 1 to 75 में सारा फॉलो किए हैं। उन्हीं पे बेस्ड अपने को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की सर इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, पांचवा एजेंसी। ठीक है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज। चलो मुझे ये बात बताओ, रिया रिया कहाँ पर है? रिया इधर मैडम? ही हूँ सर। हाँ इधर ही है। चल रिया, मुझे इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में फर्क बता यार। सर इंडेमनिटी मतलब मेक गुड द लॉसेस होता है। और गारंटी मतलब कोई किसी के बदले में गारंटी लेता है। इंडेमनिटी में फर्स्ट लायबिलिटी, फर्स्ट प्राइमरी लायबिलिटी इंडेमनिफायर की होती है, इंडेमनिफाइड पे। और गारंटर में सेकंड लायब मतलब सेकेंडरी होती है लायबिलिटी गारंटर की। मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर कोई गलती करता है तो ही गारंटर पैसे देता है प्रिंसिपल उसके डेटर बदले। इज प्राइमरीली लायबल whereas guarantor's liability is secondary in nature। जबकि इंडेमनिटी में तो एज सुन एज कितने रुपए का नुकसान हुआ है, लॉस का डिटर्मिनेशन हो जाए, तो फर्स्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की रहती है उस लॉस को सही करने का। ठीक है, तो मोर ओवर इट्स इंडेमनिटी में दो पार्टीज वाला भी हो सकता है, बट गारंटी इज अ ट्राई पार्टिएट, आइदर अ ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट जिसमें कम से कम तीन पार्टीज होंगी, या फिर तीन अलग अलग सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, एक प्रिंसिपल डेटर और एक क्रेडिटर के बीच में, एक क्रेडिटर और गारंटर के बीच में, और तीसरा गारंटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। या तो ऐसा हो या फिर ट्राई पार्टिएट एक सिंगल एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। वेरी गुड। तो इंडेमनिटी और गारंटी अपन ने पढ़ लिया। इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिलमेंट और प्लेज अपन ने पढ़ लिया। आइए अपन कॉन्ट्रैक्ट चालू करते हैं एजेंसी का। अब सब लोग जानते हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ईच एंड एवरी एक्ट बाय वन सेल्फ। हर काम हम खुद कर लेंगे ऐसा बहुत ही बार पॉसिबल नहीं होता है। मान लो, मान लो झील रहती मुंबई में है, और इसका एक पीस ऑफ लैंड कहाँ पर आया हुआ है? एक बार कश्मीर घूमने गई तो वहां पर कश्मीर में इसने एक पीस ऑफ लैंड खरीद लिया। चलो खरीद लेते हैं, बहुत पसंद आया। ठीक है, तो जब भी कभी बेचने की बात आएगी तो झील क्या हर बार कश्मीर भागेगी, चलो मैं आपको लैंड दिखाती हूँ? नहीं, इसके लिए पॉसिबल नहीं। तो इसने क्या किया, कश्मीर में अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, जो ही लोगों को जमीन दिखाएगा, जो ही उनको बेचने का सौदा नक्की करेगा, जो ही इसके लिए झील के लिए काम करेगा उस पीस ऑफ लैंड के लिए। तो झील ऐसी सिचुएशन में झील हो गई प्रिंसिपल। पीएलई नहीं आएगा, पीएएल आएगा, प्रिंसिपल। जब भी आदमी या इंसान जैसे किसी को आप लोग संबोधित कर रहे हो तो पीएएल आएगा। पीएलई तो हमारे आदर्श प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे। ठीक है, वो पीएलई होता है, हमको वो नहीं, हमको तो प्रिंसिपल। एजेंट कौन हो जाएगा? जिसको इसने अपॉइंट किया है कश्मीर में उस जगह को बेचने के लिए, तो वो एजेंट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी between principal and the agent is the contract of agency। ठीक है सर, नंबर वन। नंबर टू कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसमें क्या, वो भी तो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ही है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट ही है सर। हाँ सर।
तो क्या इसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? हाँ सर, इसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होने जरूरी है, लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि सर एजेंसी के लिए कंसिडरेशन का एलिमेंट नहीं भी हो तो भी चलेगा, तो भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिडली क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन का एलिमेंट नहीं भी हो तो भी चलेगा, हम ये मान लेंगे कि इसका जो एजेंट जैसे अपॉइंटमेंट हुआ है इसके लिए वैलिड कंसिडरेशन है। ठीक है, सोचो एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सर, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया कश्मीर में मेरा जमीन बेचना, ठीक है, तो ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर, जरूरी थोड़ी है कि वो एजेंट उस जमीन को बेच ही पाए, यदि बेच दिया तो सर प्रिंसिपल को पैसा मिल जाएगा, एजेंट को यदि कोई रेम्यूनरेशन मिलना है तो वो मिल जाएगा, बीच में कमीशन मिलना है तो वो मिल जाएगा। तो दोनों को हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं भी मिले, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बात समझ रहे हो? यस। ठीक है, सो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इट इज नॉट नेसेसरी that both the parties get some valid कंसिडरेशन, इट इज नेवर नेसेसरी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई एजेंसी की बात। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ये एक ऐसा अनोखा क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है, वो एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ में, वो एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो सर थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट प्रिंसिपल वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों पार्टीज को अंडर मतलब एक कोई रिलेशनशिप में ले आ रहा है, किसको? प्रिंसिपल को और थर्ड पार्टी को। उसने रोल क्या प्ले किया? एजेंट ने यदि प्रिंसिपल की जमीन कश्मीर वाली बेच दी, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? थर्ड पार्टी को और प्रिंसिपल को एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में लेके आ जा रहा है। यस सर। तो सर अब आपको याद होना चाहिए, जब अपन चैप्टर कंसिडरेशन का पढ़ रहे थे तो वहां अपन ने पढ़ा था कि सर दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। यस सर। एक्सेप्शन में एक बात पढ़ी थी अपन ने, क्या बात पढ़ी थी? एक्सेप्शन में अपन ने पढ़ा था कि सर एजेंसी में नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दी एजेंसी। यस सर, अपन ने ये भी पढ़ा था। इसी चैप्टर में अपन ने पढ़ा था डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यदि दो जनों के बीच में बन रहा है तो थर्ड पार्टी को कोई राइट नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को ले जाके कोर्ट में एनफोर्स कराने के। सबसे पहले कोर्ट पूछेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स और वाई के बीच में हो रहा है, तुम कौन इसमें बीच में इंटरफेयर करने वाले? हाँ सर, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। ठीक है, लेकिन वहां पर डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस भी पढ़े थे, जहां पर एक पार्टी is not a party to the contract but still it can enforce the contract। exceptions to doctrine of privity of contract भी पढ़े थे। क्या उसमें से एक एक्सेप्शन था कि सर कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में बना है तो प्रिंसिपल जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है इनटू दी कोर्ट ऑफ लॉ। थर्ड पार्टी ये नहीं बोल सकता अरे भाई तू कौन, तू कहां से बीच में आ गया, थर्ड पार्टी ये नहीं बोल सकता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? तो एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने पढ़ा। अब मतलब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू के एक्सेप्शन में पढ़ा था अपन ने कि सर प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को बाकायदा एनफोर्स करा सकता है, करा सकता है, करा सकता है। नेक्स्ट, श्लोक मुंदड़ा, श्लोक, खिड़की के बाहर ऐसा क्या नजारा आ रहा है जो ध्यान वहां जा रहा है? अरे मेरी तरफ से हटके। हम्म, अनम्यूट तो कर यार, बात करनी है। नहीं सर कुछ नहीं। एक बार मेरे एक टीचर ने मेरे को पनिश कर दिया था, पता है क्यों? क्योंकि मैं खिड़की से बाहर बैठ के चिड़िया देख रहा था, वो क्लास में पढ़ा रहे थे और मैं चिड़िया देख रहा था। अब तुझे क्या दिखा वो तू जानता है, कोई कार जाती हुई दिखी होगी, कोई लड़की जाती हुई दिखी होगी, ठीक है, तेरा ध्यान उधर चला गया होगा, ऐसा मत कर भाई, मेरी तरफ ध्यान दे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मेरे एग्जाम्पल्स बड़ी वाहियात होते हैं पर ठीक है देने पड़ते हैं, अभी क्या करूँ, आ जाओ।
देख ले भाई, तू और मैं ही मेल मेंबर्स हैं इसमें, अपने हंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आ जाओ। ये हंसने वाले तैयार बैठे रहते हैं हमेशा, आ जाओ चलो। तो सर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर है ना, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है, एजेंट को बोला ये मैं आपको कार दे रहा हूं, इसको 2.5 लाख रुपए से कम में मत बेचना, इसको 2.5 लाख रुपए से कम में मत बेचना, ठीक है। तो एजेंट की ड्यूटी क्या बनती है, 2.5 लाख से कम में नहीं बेचनी है, ज्यादा में बेचनी है। लेकिन अब ये कोई एक रिया जैसा एजेंट था जो दिमागी तौर पे थोड़ा आधा था, मान लो, ठीक है, दिमागी तौर पे आधा था, तो उसने जाके 2 लाख में ही बेच दी। भाई मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं जस्ट इसलिए बोलता हूँ ताकि एग्जाम्पल याद रहे, ठीक है। तो अब 2 लाख रुपए में उसने कार बेच दी, ठीक है, 2 लाख रुपए में कार बेच दी मिस्टर एक्स को। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, या फिर प्रिंसिपल वापस अपनी कार मिस्टर एक्स से मांग सकता है कि देखो मैंने 2.5 लाख में बेचने का बोला था, इसने 2 लाख में बेच दी, इसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो आपको मेरी कार वापस देनी पड़ेगी। आंसर है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा भाई, मिस्टर एक्स से कार वापस नहीं मांगी जा सकती है। यदि एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है और एक प्रॉपर एजेंट है, तो ये जो 50,000 रुपए का नुकसान है ना, ये एजेंट से वसूल सकता है प्रिंसिपल। ध्यान पड़ गया, बोलो यस और नो, क्या होगा। सर कार इससे वापस नहीं मांग सकते हो, एजेंट ने अथॉरिटी में रह के काम किया, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। एजेंट ने अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आप कार तो वापस नहीं ले सकते, हाँ एजेंट से फिर वसूलना पड़ेगा जो भी नुकसान हुआ। सर इससे पहले एक्चुअली मेरे को आपको एक बात समझानी चाहिए थी कि सर क्या माइनर्स और अनसाउंड माइंड के लोग हैं, क्या उनको एजेंट जैसे अपॉइंट किया जा सकता है। माइनर और अनसाउंड माइंड के लोग क्या प्रिंसिपल जैसे कार्य कर सकते हैं, या क्या एजेंट जैसे कार्य कर सकते हैं। सर बेसिकली तो प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये थंब रूल है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, माइनर ने, एक माइनर है, उसने मिस्टर ए, माइनर प्रिंसिपल की जगह पे आ जाता है, मिस्टर एक्स जो है वो एजेंट की जगह पे आ जाते हैं, और उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के आ जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो कोर्ट ने इसको आउटराइट मना नहीं किया कि नहीं माइनर प्रिंसिपल कैसे हो सकता है, ऐसा करके मना नहीं किया। बेसिकली तो प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हम सब जानते हैं। लेकिन यदि माइनर प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक मेजर पर्सन ने एजेंट के तौर पे काम कर दिया, तो प्राइमरी लाइबिलिटी इस एजेंट की हो जाएगी, क्योंकि इसका गला तो पकड़ा नहीं जा सकता। माइनर कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। तो माइनर की बजाय फिर गला किसका पकड़ा जाएगा, कुछ भी गड़बड़ हुई है तो मेजर आदमी का, जिसने एजेंट, जो एजेंट बन गया माइनर के बिहाफ पे, उसका गला पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि सर प्रिंसिपल तो बाकायदा मेजर है, क्या माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। क्या माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है कि जा मेरे बिहाफ पे काम करके आ और थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना के आ। हाँ सर किया जा सकता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में अलाउ किया गया है कि माइनर और अनसाउंड माइंड के बंदे को एजेंट जैसे अपॉइंट किया जा सकता है। पहली बात ध्यान रखना, आंख ना कान खुले रखना। तो यानी कि आप झील को अपॉइंट कर सकते हो, अब जो भी समझना है समझ लो, माइनर समझना है, अनसाउंड माइंड का समझना है समझ लो। तो झील को अपन मान लो झील 18 साल से कम की है, ठीक है, उसको अपन अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नहीं करना होता है, पर क्या मेजर या माइनर या अनसाउंड माइंड के जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं एज एन एजेंट, सर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कैच है इधर, क्या कैच है, यदि यदि माइनर पर्सन ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर लिया थर्ड पार्टी के साथ में, तो ही और शी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सेम एग्जांपल लेता हूं, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कार मेरी 2.5 लाख रुपए से कम की नहीं बेचनी है, एजेंट गया
और थर्ड पार्टी को कार 2 लाख रुपए में बेच दी, तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट किया जा सकता है? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट तो रेप्यूडिएट नहीं किया जा सकता। तो यदि एजेंट मेजर है, प्रॉपरली अपॉइंटेड है, तो फिर 50,000 रुपए का नुकसान जो है एजेंट से वसूल किया जा सकता है, एजेंट से वसूल किया जा सकता है। लेकिन यदि ये एजेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, तो ये 50,000 रुपए का नुकसान आप इससे वसूल नहीं कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो यदि ये एजेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, ही हैज गॉट द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल फ्रॉम हिज और हर एक्ट्स, बट यदि कोई नुकसान हुआ है जिसमें एक मेजर एजेंट को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते थे, उसके लिए आप माइनर को का गर्दन नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, ये बात हमने कहां पर पढ़ी हुई है और पहले भी, कि सर जब हमने कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें who all are incompetent to contract की सर माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, उसमें अपन ने माइनर का पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था क्या माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट किया जा सकता है, वहां भी अपन ने पढ़ा था यस सर माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, पर उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर लिया तो उसकी गर्दन नहीं पकड़ी जा सकती, उसके लिए भी प्रिंसिपल को ही रेस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल किसी की गर्दन नहीं पकड़ सकता है। तो बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल को, माइनर आदमी को अपना एजेंट अपॉइंट करना चाहिए, बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल को, माइनर आदमी को अपना एजेंट अपॉइंट करना चाहिए, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को अपना एजेंट अपॉइंट करना चाहिए। झील बोलो क्या हुआ? तो माइनर प्रिंसिपल भी हो सकता है ना? जोर से बोल। माइनर प्रिंसिपल भी हो सकता है ना? आपने क्या बोला? बेसिकली माइनर को प्रिंसिपल जैसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बट ये सब अभी पढ़ेंगे तो चिंता मत कर। बट यदि फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां माइनर प्रिंसिपल की जगह पे आ गया है, जहां पर एक मेजर पर्सन एजेंट की जगह पे आ गया है और थर्ड पार्टी है, तो सर सारी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? इस बंदे की हो जाएगी कि क्यों इसने माइनर के बिहाफ पे एजेंट जैसे बनना स्वीकार किया, सारी, क्योंकि हम इसका गर्दन पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए वंशा, क्या डाउट है भाई? सर अगर माइनर एजेंट है और अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो लाइबल उसके पेरेंट्स होंगे या फिर कौन होएगा? पेरेंट्स तो नहीं होंगे ना लाइबल। बहुत अच्छा सवाल है, पर इसका आंसर मैं तेरे को पहले ही बता चुका हूँ कि सर माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट किया गया, माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट किया गया मिस्टर एक्स के द्वारा। मिस्टर एक्स और माइनर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो माइनर जाके थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना के आ गया मिस्टर एक्स के बिहाफ पे इनकी जमीन बेचने का, ठीक है सर, या फिर कार बेचने का, वॉट एवर इट वॉज। तो सर क्या माइनर ने चाहे अपनी अथॉरिटी के अंदर काम किया है चाहे अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है, कभी भी इसको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है कि नहीं? सर कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है, सीधा प्रिंसिपल को ही सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन माइनर ने अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर दिया तो क्या माइनर के पेरेंट्स कभी रेस्पॉन्सिबल बनाए जा सकते हैं? नहीं सर, माइनर के पेरेंट्स कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन देखो, पेरेंट्स ने अपने एक माइनर बच्चे को, पेरेंट्स ने अपने एक माइनर बच्चे को थर्ड पार्टी के साथ में अपना, मतलब पेरेंट्स ने माइनर बच्चे को अपना एजेंट अपॉइंट किया और बोला थर्ड पार्टी के साथ में जाके ये काम पूरा करके आ। तो अपन ने पॉइंट वहां माइनर वाले चैप्टर में पढ़ा था कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में, क्या माइनर के कामों के लिए कभी भी पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं? कि नहीं सर, कभी जिम्मेदार नहीं होते हैं। केवल एक सिचुएशन में जिम्मेदार होते हैं, जब पेरेंट्स ने माइनर बच्चे को अपना एजेंट अपॉइंट किया, तो एजेंट के सारे कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कि सर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है।
उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बस माइनर के काम के लिए पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स के रिलेशन के अलावा एक रिलेशन काम कर रहा है, प्रिंसिपल एंड माइनर एजेंट रिलेशनशिप। इसलिए इस प्रिंसिपल जो कि पेरेंट है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। मंशा याद आया? हाँ सर। श्लोक मुंद्रा, तेरे को मैंने ये जो भी बोला ये समझ में आया? क्या पॉइंट है? हाँ सर समझा। पहले याद आ रहा है पुराना पढ़ा हुआ चैप्टर क्या, माइनर वाला कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन इनकम्पिटेंट हाँ होते हैं कि सर माइनर, माइनर पे पूरे 10-15 पॉइंट्स होते हैं, वो पढ़े थे तूने, याद है वो? कुछ ना कुछ नहीं हो तो उठा के देखना आज, ठीक है? तो ये पॉइंट पूरा समझ में आएगा। चलिए, तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें। और क्या, और क्या, और क्या? हाँ, कुछ चीजें और देखो। प्रिंसिपल और एजेंट कैसा रिलेशनशिप होता है रे? इट्स अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कैसा होता है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है विश्वास वाला रिलेशनशिप। विश्वास वाला रिलेशनशिप होता है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट पे विश्वास किया है यार, तभी तो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ में जो भी काम करके आ रहा है उससे ये बाइंड होना स्वीकार करता है। प्रिंसिपल ने एजेंट पे विश्वास करता है, तभी तो ये थर्ड पार्टी के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना के आ रहा है उससे बाइंड होना स्वीकार करता है। यस सर, ठीक है, तो ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट कि सर प्रिंसिपल जो है उसने एक एजेंट अपॉइंट किया, तो क्या ये एजेंट जो है ये फर्दर सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है क्या? फर्दर सब एजेंट खुद इसको कोई काम पर्सनली करने के लिए दिया है, तो क्या ये उस काम के लिए फर्दर एक एजेंट अपॉइंट कर सकता है? सर बेसिक फंडा है, नहीं कर सकता है। बेसिक फंडा है, नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में एक आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है। फिर भी किया तो सब एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली इसकी परमिशन से अपॉइंट हुआ है, तब तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बट विदाउट परमिशन, सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है, बिना एजेंट ने इसकी परमिशन ही नहीं ली और सब एजेंट को अपॉइंट कर दिया, ऐसे हुआ है, तो फिर प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। सब एजेंट किसको रेस्पॉन्सिबल होगा? सर एजेंट को रेस्पॉन्सिबल। ये एस्पेक्ट पढ़ेंगे अपन, अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को अभी, ठीक है? सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट के बीच में, ठीक है? सब एजेंट और सब, एक तो होता है सब एजेंट, एक होता है सब्सटीट्यूटेड एजेंट। सब्सटीट्यूटेड एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट बिल्कुल प्रॉपरली अपॉइंट किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर सब एजेंट तो अपन ने समझ लिया, अपनी जगह पे काम करने के लिए इसने एक और जगह, मतलब अपने अंडर काम करने के लिए उसने एक और जने को अपॉइंट कर लिया, ठीक है? सब्सटीट्यूटेड एजेंट क्या होता है? मिस्टर एक्स ने एजेंट को अपॉइंट किया कि जाओ मेरे लिए, मेरे को ये चीज बेचनी है, तो इस चीज को बेचने के लिए किसी ऑक्शन हाउस का इंतजाम करो। तो ये एजेंट गया और इसने एक ऑक्शनियर को बोला देखो ऐसा ऐसा है, ये बेचने के लिए वो आदमी ढूंढ रहे हैं, ठीक है? ऑक्शनियर ने कहा ठीक है हम बेचेंगे। तो ऑक्शनियर, इसने एजेंट ने खुद की जगह पे इस ऑक्शनियर को अपॉइंट किया, प्रॉपरली अपॉइंट किया, तो सर ये सब्सटीट्यूटेड एजेंट कहलाएगा, जहां इसने खुद, एजेंट ने खुद के लिए दूसरे आदमी को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट में फर्क होता है, ध्यान रखना। सब्सटीट्यूटेड एजेंट बिल्कुल वैलिडली अपॉइंट हो सकते हैं, जबकि सब एजेंट का अपॉइंटमेंट इन इटसेल्फ गलत होता है, परमिशन लेके किया है तो फिर वैलिड होगा, ठीक है? चलिए ये भी डिटेल्स पढ़नी है अपने को। फिर सर एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है? एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है? कि सर एजेंसी बहुत तरीकों से क्रिएट होती है। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी कि सर या तो कोई एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है, या फिर इम्प्लाइड तरीके से भी एजेंसी क्रिएट होती है। बहुत सारी इम्प्लाइड तरीके से भी एजेंसी क्रिएट होती है। मान लो झील मैडम बदमाशी करने को मेरी क्लास मिलती है, क्या झील मैडम?
हाँ तो हाँ सर, टोपी भी आपकी क्लास में ही पहनूंगी, मुंह भी आपकी क्लास में ही चिढ़ाऊंगी, डांट भी आपकी क्लास में ही खाऊंगी। नहीं नहीं सर, वो तो सारे टीचर्स से खाती हूँ सर, उसमें आपसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी क्लास की मर्यादा को ध्यान में रखो, ताकि सीए फाउंडेशन में अपनी मर्यादा कायम रह जाए रिजल्ट वाले दिन। ठीक है, तुम्हारा जिसके साथ में भी ये पंगा, वैसे मुझे पता है किसके साथ चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर जिसके साथ में भी पंगा चल रहा है उसको रोको अभी क्लास के टाइम में। चलिए नेक्स्ट। तो सर एजेंसी अलग अलग तरीके से क्रिएट होती है, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कई बार कानून भी दो जनों को प्रिंसिपल और एजेंट बना देता है। कौन इसका एग्जाम्पल देगा? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कब लॉ से एक बंदा दूसरे बंदे का एजेंट बन जाता है? तुमको पढ़ाया हुआ है मैंने। where law says a particular person will be principal and another person will be agent। कहाँ पढ़ा है? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, नाम दे दिया है, बस पढ़ चुके हो पूरा। अपन ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपन ने पढ़ा है दैट एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स एंड एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। तो ये पार्टनर है, दूसरा पार्टनर जो है ये बाकी तीन पार्टनर्स का एजेंट होगा, तो इनमें ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। तो 1932 वाले में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। तो सर मैं बात करूं यदि 1932 वाली पार्टनरशिप की, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कानून भी बोलता है कि एजेंसी जो है वो प्रॉपरली क्रिएट, मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी क्रिएट होती है। कई बार कानून बोलता है तुम इसके एजेंट हो। ठीक है, तुम अपने कामों से सबको बाइंड कर सकते हो। एजेंसी बाय रैटिफिकेशन भी होता है, एक बार हो गया उसके बाद में अपन उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं। सब एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट बताया, सब एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट, और एजेंट की अथॉरिटी किस एक्सटेंट तक होती है ये पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें अपने को डिटेल में चालू करनी है। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एजेंट, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, राइट्स ऑफ एजेंट, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट, एजेंसी टर्मिनेट किस किस तरीके से हो सकती है वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अब अपन चालू कल करते हैं। ठीक है, चालू कल करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जाइए अपनी, थोड़ा सा जो भी सेल्फ स्टडी करना है, टाइम खराब मत करना। सेल्फ स्टडी के लिए इस टाइम को जो 40 मिनट्स हैं आप लोगों के पास में, उसको सेल्फ स्टडी के लिए यूज लो। चलिए जी, कल मिलते हैं।